हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम खत्म कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट में, जो कि मेन जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जो बची हुई दो हमारे एलिमेंट्स है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा है हमारा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। अब देखिए, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो सर्किट सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो लम्प्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ कुछ टेक्निक्स फेल हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, ठीक है। लम्प्ड नेटवर्क पे क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। दूसरा चीज है कि पावर सिस्टम में भी लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो भी यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक बोल सकते हैं कि स्मॉल इंफॉर्मेशन या ब्रीफ आइडिया लेंगे यहां से। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईएमएफटी में भी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, वहां पर भी मैं उसका भी एक एग्जाम्पल यहां पे आपको बताऊंगा। इसलिए इस इलेक्ट्रिकल और ईसी स्टूडेंट्स के लिए लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कई सारी जगह पे लगता है। और नेटवर्क थ्योरी में भी कुछ कुछ सॉल्विंग टेक्निक इस बात पे डिपेंड करती है कि वो लम्प्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो आगे बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन दो तरीके से करूंगा, ठीक है, दो तरीके से करूंगा आसान भाषा में, है ना। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना। चलो बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, एक मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ए पेन, एक वायर है, सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है, इसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कंडक्टर के अंदर मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं मैं पिछली यूनिट में, फंडामेंटल एलिमेंट्स, कि इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट के फ्लो को अपोज करने की कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। इंडक्टेंस मतलब चेंज इन करंट है, मतलब करंट जा रहा है, फील्ड बन रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टेंस भी स्मॉल अमाउंट प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर यही कंडक्टर अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस में रख दूं, तो लाइन टू ग्राउंड, मतलब थोड़ी देर के लिए ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम कर लीजिए समझने के लिए, अगर ये कंडक्टर नीचे ग्राउंड है तो दो प्लेट्स बन गई कि नहीं, इसका मतलब यहां पर वर्चुअल कैपेसिटेंस भी आ सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कंडक्टर में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा इंडक्टेंस होगा, थोड़ा कैपेसिटेंस होगा। मतलब आरएलसी जो है मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है आर एल और सी, वो रहेगी इसके अंदर। अब इसको मॉडल करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो ये है और दूसरा ये है। तो पहला तरीका देखें अगर हम लोग, पहला तरीका ये है कि काम करते हैं इस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड दिखा के मॉडल कर दे, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड करके मॉडलिंग करके इस तरीके से कुछ दिखा दे। इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस कंडक्टर का मॉडलिंग है। तो अब ये हमने क्या किया, एक काम के इस कंडक्टर में हमने देखा कि हर जगह पे, अब देखो प्रैक्टिकली हो क्या रहा होगा, प्रैक्टिकली ये हो रहा होगा कि आप थोड़े चले आगे चले तो हर एक पॉइंट पे आपको करंट का पोजीशन मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है तो इसका मतलब इंडक्टेंस होगा। हर एक पॉइंट पे कैपेसिटेंस, वर्चुअल कैपेसिटेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे आर एल और सी है। बट हमने क्या किया, इन हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस हर एक पॉइंट पे होगा, उसको हर एक पॉइंट पे एज्यूम नहीं करते हुए हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस ओवरऑल, इस पूरे कंडक्टर में ओवरऑल जितना रेजिस्टेंस है उसको एक जगह पे हमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट करके लिख दिया। मतलब हमने सेपरेट कर दिया, आरएलसी को क्या कर दिया हमने इस कंडक्टर में अलग अलग सेपरेट कर दिया, मिक्सिंग में नहीं रखा। बट हो क्या रहा था, हर एक पॉइंट पे जस्ट लाइक, एक मैं आपको बात बताऊं, दूसरा तरीका यही है कि ये थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस मान लिया, इंडक्टर मान लिया और थोड़ा सा कैपेसिटेंस मान लिया, ठीक है। ये मैंने कंडक्टर का इतने डिस्टेंस के लिए लिख दिया। थोड़ी देर के लिए 5 मीटर का कंडक्टर, ये जो वायर है 5 मीटर का है, हमने 1 मीटर के लिख दिया। फिर दूसरे 1 मीटर के लिए फिर रेजिस्टेंस है, फिर इंडक्टर है। मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं छोटे में जाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। इस तरीके से करते हमने क्या किया, हर एक स्मॉल अमाउंट पे, हर एक मीटर पे, ये सपोज करो 5 मीटर है तो हर एक मीटर पे हम लोगों ने आर एल और सी पर मीटर में हर एक मीटर लेंथ के लिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया
तो इसका मतलब क्या हुआ हमने कि प्रैक्टिकली देखो क्या हो रहा होगा कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों के तीनों मिल रहे होंगे। बट हमने क्या कर दिया, एक मॉडलिंग या एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिसमें हमने आर, एल और सी तीनों को सेपरेट करके एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से लिख दिया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग लम्प्ड अरेंजमेंट। लम्प्ड अरेंजमेंट। और जो हमने पर मीटर, एक मीटर, हर एक मीटर की लेंथ पे हम लोगों ने पैरामीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर, इंडक्टेंस पर मीटर, कैपेसिटेंस पर मीटर अगर एज्यूम किए हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आया? तो एक डेफिनेशन क्या बन सकती है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर आरएलसी का सेपरेशन पॉसिबल है, सेपरेट करके हमने पूरे कंडक्टर में से सेपरेट करके रेजिस्टेंस को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड करके, एक ही जगह पे इंडक्टेंस को कॉन्सेंट्रेटेड करके और एक ही जगह पे कैपेसिटेंस को कॉन्सेंट्रेट करके लिख सकते हैं, अगर सेपरेशन पॉसिबल है आरएलसी का, तो वो क्या कहलाएंगे? लम्प्ड कहलाएंगे। और नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएंगे। मजा आया? तो हमने एक सिंपल एनालॉजी बताई, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। ठीक है, बट आपको हर एक पॉइंट पे मिल रहा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर दिया हमने तो एक ही जगह पे उसका रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते ओम में। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का एक वर्जन। दूसरा वर्जन दिखाता हूं मैं आपको, है ना, दूसरा वर्जन दिखाता हूं। सपोज करो यही कंडक्टर ले लेते, यही हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं और इस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट बोल दिया थोड़ी देर के लिए, है ना, सर्किट बोल दिया इस कंडक्टर को ही हमने, और इस पे हमने सप्लाई दिया थोड़ी देर के लिए। हमने क्या किया? इस पे सप्लाई दिया, इस पे हमने सप्लाई लगाया, सप्लाई। इसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं, सप्लाई, और वी कैन से एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब है इनपुट, सप्लाई देना, एक्साइटेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर इस एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है लेमडा इज द वेवलेंथ, इस एक्साइटेशन किसका? सप्लाई का जो वेवलेंथ है या एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है, अगर ये मच मोर देन सर्किट लेंथ, इस सर्किट की लेंथ, फिजिकल लेंथ है ना, फिजिकल लेंथ। सपोज करो ये सर्किट अभी हमने क्या माना था? 5 मीटर माना था। क्या माना था अभी हम लोगों ने? 5 मीटर तो नहीं होता है सर्किट, है ना, बट चलो आपकी सहूलियत के लिए हम 5 मीटर मान लेते हैं। सपोज करो 5 मीटर मान लिया। 5 मीटर का सर्किट, 5 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा क्या यार? एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 या 2 मीटर का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मीटर का मान लेते हैं, 2 मीटर का होगा। तो अगर आपका जो एक्साइटेशन का वेवलेंथ है वो अगर बहुत ज्यादा लार्जर होगा सर्किट के फिजिकल लेंथ से, तो ये कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं लम्प्ड की कंडीशन। ये क्या कहलाएगा? लम्प्ड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। चलो, एक नॉर्मल सर्किट है, थोड़ी देर के लिए एक नॉर्मल सर्किट का देखें हम लोग, है ना, एक नॉर्मल सर्किट देखें। पहले सप्लाई का वेवलेंथ देखते हैं। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन आपको पता होगा कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? वीएफ होता है, और नॉट वीएफ, लेमडा वी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा एफ। ये रिलेशन आपको 11-12 से याद होगा। ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ लेमडा है और v बाई एफ। ठीक है, तो लेमडा v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट मान सकते हैं हम लोग, तो 3 × 10⁸ पर मीटर, है ना, और फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज 50 हर्ट्ज मान लिया हमने, 50 हर्ट्ज। तो ये लेमडा कितना आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा आपका 5×30 मतलब 6000 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 6000 किलोमीटर। अब आप देखिए इसका वेवलेंथ क्या होता है? मीटर में, और ये भी हमारा मीटर में। तो जो सप्लाई का आपका जो वेवलेंथ है वो कितना आ रहा है? 6000 किलोमीटर, और सर्किट लेंथ कितनी? मात्र 2 मीटर। लार्ज डिफरेंस है। तो इसको काय में मानेंगे हम लोग? जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो कि सप्लाई का एक्साइटेशन या सप्लाई का जो एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा फिजिकल लेंथ ऑफ सर्किट से है ज्यादा, तो उसको काय में मॉडलिंग करेंगे? लम्प्ड में करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए हम लोग पावर सिस्टम की अगर बात करें, पावर सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें एक ट्रांसमिशन लाइन आता है, ट्रांसमिशन। अभी मैं पावर सिस्टम की ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ की बात कर रहा हूं। जो हम लोग देखते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन, बड़े बड़े टावर, तो ये क्या होते हैं? ये हजारों किलोमीटर में ही होते हैं। ये क्या होते हैं?
कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होते हैं, ये हो सकते हैं 1000 से लगा के 5000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा किलोमीटर में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि देखिए मच लार्जर नहीं है ना। अगर मैं इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को देखूं, ये बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन 1000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इस केस में और इस ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर सिस्टम में पढ़ते हैं वो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो हम ये बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो आपका जो वेवलेंथ है वो आपका देखो यहां पर कितना आ रहा है 6000 किलोमीटर, बट इस 2 मीटर से कंपेयर कर रहे थे तो ये हम लोग लम्प्ड में मॉडलिंग करेंगे। बट अगर ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम की बात करें जहां पर कंपेरेबल लेंथ आ रही है, जो फिजिकल लेंथ है सर्किट के ट्रांसमिशन लाइन की वो हजारों किलोमीटर में है और वेवलेंथ के कंपेरेबल आ रही है, इसका मतलब इसको काय में हम लोग एज्यूम करेंगे। अब तो ये कंडीशन फेल हो गई ना, मच लार्जर है नहीं, कंपेरेबल है, तो इसको हम लोग काय में कंसिडर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। इसको काय में ले लेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए पावर सिस्टम में भी 3 कैटेगरी होती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हमें, क्योंकि ये सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग काय में करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में मॉडलिंग करते हैं। उसका मॉडलिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चलो ये बात तो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आएंगे मेरे सामने कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें फ्रीक्वेंसी तो मेगाहर्ट्ज में हो सकती है ना, मेगाहर्ट्ज में हो सकती है, ऐसा आपका डाउट हो सकता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, है ना, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हम लोग अगर मान लो एंटीना का एग्जांपल ले, एंटीना है ना, एंटीना का, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है लेट अस सपोज 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो अब हम लोग वेवलेंथ निकालें अगर, है ना, वेवलेंथ निकालें अगर इसका, तो कितना हो जाएगा C/F, मतलब V/F, थोड़ी देर के लिए V/F, ठीक है, और V/F मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 100 × 10⁶, ठीक है। तो ये कट के कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 और 2 8, तो असल में ये आ गया आपका 3 मीटर। तो अब आप बोलोगे सर एंटीना में अगर ये फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज से तो वेवलेंथ तो 3 मीटर आ रही है, अब तो कंपेरेबल है, तो इसको क्या लम्प्ड में मॉडलिंग करेंगे? मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? एक तरफ आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है, एक तरफ आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, साइज को बहुत छोटा रखते हैं, इवन 3 मीटर। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है एक बार, ऐसा होगा नहीं कि 2 मीटर का भी सर्किट, कोई 2 मीटर का सर्किट रहता नहीं है ना, बट मान लो इलेक्ट्रिकल में 2 मीटर का सर्किट एक बार पॉसिबल है कि एक लंबा वायर लिया हम लोगों ने, एक बार पॉसिबल है, बट क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हम साइज बहुत ज्यादा छोटा करते हैं साइज को। एक मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, उसमें 3 मीटर तो एक बहुत बड़ा लेंथ हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब अगर हम एंटीना की बात करें तो क्या 3 मीटर का एंटीना लगा देंगे? आपके मोबाइल में ट्रांसमीटर रिसीवर लगा है, अगर उसका एंटीना, पुराने फोन देखे थे आपने, एक एंटीना होता था, उससे पुराना आपने टेलीविजन देखे थे, एक बड़ा एंटीना हम लोग लगा देते। बट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो क्या 3 मीटर का एंटीना, अगर ये 3 मीटर का एंटीना लगा दोगे तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिजाइन ही नहीं हो सकता है। 3 मीटर का कोई सर्किट होगा क्या? नहीं होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो 3 मीटर लेंथ है, ये भी क्या है, बहुत बड़ा लेंथ है, ठीक है, बहुत बड़ा लेंथ है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में ही एज्यूम करते हैं। काय में एज्यूम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड में भी, ठीक है। बट हाँ, इलेक्ट्रिकल में देखो, ये मैंने 2 मीटर एज्यूम किया था, एक इलेक्ट्रिकल में हम बोल सकते हैं कंपेरेबल हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, क्योंकि एंटीना कभी भी 3 मीटर का नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंटीना भी काय में मॉडल करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड में, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 मीटर का एंटीना नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग काय में मानते हैं इसको। हाई फ्रीक्वेंसी जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जनरली यूज होगा, और मीटर लेंथ भी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से वेवलेंथ 3 मीटर, जैसे यहाँ पे 6000 किलोमीटर को 2 मीटर से कंपेयर कर रहे थे, तो हम ये 3 मीटर को भी अगर हम लोग फिजिकल सर्किट से कंपेयर करेंगे तो फिजिकल सर्किट हमारा कभी भी 3 मीटर का नहीं होगा, उससे भी कम होगा। इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं 3 मीटर भी क्या है, ये हमारे लिए मच 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 लार्जर देन सर्किट साइज, ठीक है। कि सर्किट साइज क्या में होगा आपका
माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में होगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो एंटीना के केस में जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो वहां पर 3 मीटर, मीटर लेंथ भी अगर माइक्रोमीटर से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि आपका जो सर्किट के साइज होंगे, जो एंटीना के साइज होंगे, जो आपके मोबाइल के अंदर लगे हुए सारे के सारे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इस तरीके से लगे होंगे। तो मीटर की कंपैरिजन में अगर 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे भी काम कर रहा है तो 3 मीटर के कंपैरिजन में माइक्रोमीटर बहुत कम होता है। इस वजह से हम लोग एंटीना या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इस वजह से भी उसको हम लोग काय में कंसिडर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में। ठीक है, तो आपको समझ में आया पावर सिस्टम में और इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किस तरीके से लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड के एग्जांपल दिए। अब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेशन सिंपल मैंने 2 लिख दी है यहां पे। सेपरेशन ऑफ आरएलसी इज पॉसिबल, नोन एज लम्प्ड अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये देखो सेपरेशन पॉसिबल है, सेपरेशन पॉसिबल है, इसका मतलब लम्प्ड है, नहीं सेपरेशन पॉसिबल है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा है द वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज मोर देन द फिजिकल कनेक्टेड एलिमेंट दैट इज सर्किट इज नोन एज लम्प्ड अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, वेवलेंथ जो है वो आपका मोर होना चाहिए, मोर, है ना। वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन क्या होना चाहिए, सप्लाई का जो वेवलेंथ है या एक्साइटेशन का वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए सर्किट लेंथ से। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिकल में कंपैरिजन किलोमीटर और मीटर में किया, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने कंपैरिजन कहां से किया, मीटर और माइक्रोमीटर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे मीटर में जाएंगे हम लोग, है ना। बहुत जो एंटीना हो गया, जो चिप्स हो गई, ये बहुत कायम में हमारा सर्किट माइक्रोमीटर के लेंथ में है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। चलो, तो ये रहा हमारा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का पूरा समरी। ठीक है, आगे समझ में, ये 2 आपको नोट पॉइंट भी मैंने लिखवा दिए हैं। तो चलिए एक कंक्लूजन बता देता हूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब नेटवर्क थ्योरी पढ़ा था, नेटवर्क थ्योरी इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी 2 टाइप की होती। सपोज करो ये थ्योरी है हमारी और ये 2 टाइप की होती। कौन कौन सा, टाइप नंबर 1 हमारा क्या है, नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा, तो फील्ड थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी में कैसे अलग अलग ओम्स लॉ डिफाइन होता है, दोनों पढ़ा हम लोगों ने। अब देखिए यहां पे क्या है, जो नेटवर्क थ्योरी है ना, ये इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, इट इज वैलिड अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ही एप्लीकेबल है। उसका रीजन है क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में जो भी सर्किट को सॉल्विंग करने की जो भी टेक्निक है, जो भी सर्किट बनता है, वो आपका सेपरेटेड उस कंडक्टर, सपोज करिए कंडक्टर, इसका सर्किट बनाना है तो इसमें आरएलसी सब प्रेजेंट है, तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आरएलसी को सेपरेट करके ही बनाते हैं। इसका मतलब लम्प्ड में ही करते हैं, हमेशा काय में करते हैं मॉडलिंग। जो भी मॉडलिंग करेंगे वो काय में करेंगे, ऑलवेज लम्प्ड में ही करेंगे, लम्प्ड अरेंजमेंट में ही करेंगे। अब लम्प्ड अरेंजमेंट में ही करते हैं और हमें पता है कि 1 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड अगर हम लोग गए, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि अगर हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में गए, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर गए, और उस टाइम पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर एज्यूम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो हम लोग मेगाहर्ट्ज या इस तरीके से तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि जो भी नेटवर्क या सर्किट सॉल्विंग टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज तक ही अप्लीकेबल है। बियॉन्ड दैट उसमें उसके बियॉन्ड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल करना पड़ेगा। लम्प्ड में हम लोग नहीं कर सकते उसकी मॉडलिंग। आरएलसी का सेपरेशन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सेपरेट कर सकते हैं मतलब कि लम्प्ड अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, कब तक, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज तक। बट ये जो फील्ड थ्योरी है ये बिलो और अबोव, बोथ अबोव एंड बिलो के लिए अप्लीकेबल है। 1 मेगाहर्ट्ज, बोथ अबोव एंड बिलो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दोनों चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि फील्ड थ्योरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड भी यूज कर लेते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों यूज करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि नेटवर्क थ्योरी इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी में जो हम लोगों ने एक केस है कि अप टू 1 मेगाहर्ट्ज वाला, वो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में देखते हैं। और इसी वजह से जो आपके केवीएल और केसीएल है, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होते हैं आपके
सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेबल होते हैं लम्प्ड पैरामीटर पे, लम्प्ड पैरामीटर पे। क्यों? क्योंकि ये फेल कर जाते हैं, फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 मेगाहर्ट्ज है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लम्प्ड बचेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा। उस केस में आपके केवीएल और केसीएल क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहां से बता दिया कि नेटवर्क थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज तक, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज तक ही एप्लीकेबल है, बियॉन्ड दैट ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके बियॉन्ड हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाना पड़ेगा, जो कि नेटवर्क थ्योरी में अलाउ नहीं करता है। क्योंकि लम्प्ड में ही हम लोग इसको, जो भी हमारे कंडक्टर या जो भी हमारे सर्किट का जो मॉडलिंग है वो सिर्फ लम्प्ड में करेंगे। फील्ड थ्योरी में अब और बिलो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसका कोई फील्ड थ्योरी आप डिटेल में पढ़ेंगे, आनंद शेखर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और केवीएल और केसीएल फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो लम्प्ड के लिए ही मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिए। अब जल्दी से लास्ट आपकी जो प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ एलिमेंट में जो लास्ट एलिमेंट है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। द एलिमेंट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन टाइम इज नोन एज टाइम वेरिंग एलिमेंट, अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जो टाइम के साथ वेरी करता है वो आपका क्या होता है, टाइम वेरिएंट, और टाइम के साथ जो वेरी नहीं करता वो क्या हो जाता है, टाइम इनवेरिएंट। तो ये तो सिंपल से आपकी डेफिनेशन हो गई। इसको मैं सर्किट थ्योरी में किस तरीके से आपको समझाऊंगा वो देखिएगा। सच्चा दोस्त कौन होता है, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों टाइम पे आपके साथ में खड़ा रहे। इसका मतलब वो क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, समय के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। और जो सुख के साथ में साथ है और दुख के टाइम पर इधर उधर चले जाए तो वो क्या है, टाइम वेरिंग, क्योंकि समय के साथ में उसके नेचर में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सर्किट सॉल्विंग से दो एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर के लिए। एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये एलिमेंट P और Q मान लेता हूं थोड़ी देर के। P और Q टर्मिनल है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R, और यहां पर एक मैं मान लेता हूं वोल्टेज या करंट, ये करंट I ऑफ T है और ये वोल्टेज है आपका V ऑफ T। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं टाइम वेरी करूंगा, सपोज करो मैं इसका वो बना देता हूं, ग्राफ बनाता हूं, है ना, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाता हूं, करंट का ग्राफ बनाता हूं। मतलब ये ग्राफ ऐसा बनता है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं V ऑफ T और I ऑफ T, करंट I ऑफ T, ठीक है, I ऑफ T स्मॉल लग देते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमेशा स्मॉल में बनाते हैं हम लोग, I ऑफ T। एसी एनालिसिस में बताऊंगा क्यों स्मॉल में बनाते हैं। चलो, तो यहां पर क्या होगा, टाइम चेंज कर 1 सेकेंड 2 सेकेंड, दोनों साइड में वोल्टेज और करंट का सेम चेंज होगा। तो हर टाइम पर देखो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसकी रहेगी, रेजिस्टेंस की, और R ऑफ T, रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, टाइम। तो यहां पर टाइम बदला 1 सेकेंड हुआ तो वोल्टेज का 1 सेकेंड, करंट का, रेजिस्टेंस का, सबका टाइम एक जैसा है और एक जैसा वेरिएशन चलेगा, क्योंकि ये लीनियर एज्यूम किया हम लोगों ने रेजिस्टेंस। तो लीनियर नेचर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस PQ रेजिस्टेंस है ना, कौन सा रेजिस्टेंस, दो बीच के इसमें, तो PQ रेजिस्टेंस, RPQ रेजिस्टेंस टाइम के साथ में एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। अभी आधा समझ में आया होगा, आधी चीजें ऊपर से, क्योंकि सर क्या बताना चाह रहे हो, अभी सेकंड एग्जांपल दूंगा तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सपोज करो ये एक सेकंड एग्जांपल, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है और यहां पर एक स्विच गिवन है और एक रेजिस्टेंस यहां पे गिवन है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, और ये मेरा P और Q है, ये मेरा P और Q है। और ये जो स्विच है ये आपका क्लोज हो रहा है ना, क्लोज हो रहा है T = 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ऐसा मान लो। चलो, तो अब मैं ये बोलूंगा कि थोड़ी देर के लिए, चलो एक काम करो, 3 सेकेंड में मतलब ये क्लोज हो रहा है, थोड़ी देर बाद ओपन और क्लोज है ना, ओपन और क्लोज हो रहा है। तो मैं दो सिचुएशन ले लेता हूं, क्या क्या ले लेता हूं, एक बार स्विच ओपन की केस ले लेता हूं, स्विच ओपन है, और दूसरा स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज है। तो देखो अब स्विच आपका क्या रहेगा, ध्यान से देखना है ना, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं।
स्विच आपका जब ओपन है, स्विच जब ओपन है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस आपका आर पी क्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर पी क्यू रेजिस्टेंस ये हो गया आपका जब स्विच ओपन है, ओपन है इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 है। और अगर स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज है इसका मतलब देखिए एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच आ जाएगा। ऐसे कैसे पहचानते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह सब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बट इतना कॉमन सेंस तो है आपको कि एक रेजिस्टेंस के अगर पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो यहां से करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट यहां से चले जाएगा, तो इसको हम लोग इन्वॉल्वमेंट में इस ओवरऑल P और Q टर्मिनल के क्रॉस अगर हमें R इक्विवेलेंट पूछे तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, RPQ कितना हो जाएगा, RPQ हो जाएगा सिंपली R1, क्योंकि R2 के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिप्लोमा कैंडिडेट हो, नहीं समझ में आ रही है, टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते सिखाऊंगा आपको, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी एलिमेंट के अक्रॉस अगर पैरेलल शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो पूरा करंट वहां से ट्रेवल करता है, यहां से नहीं जाता है, और जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता उसको इक्विवेलेंट में हम लोग नहीं लेते। तो दो P और Q, दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो जब स्विच क्लोज रहेगा तब R1 रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया यहां पे कि टाइम के साथ में वेरी हो रहा है ना, स्विच जब आपका स्विच ये टाइम के साथ अलग अलग टाइम पे, जब स्विच ओपन था तब अलग रेजिस्टेंस है ना, PQ के अक्रॉस अलग रेजिस्टेंस है, जब स्विच क्लोज है तब अलग रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी, अगर मैं वोल्टेज V ऑफ टी और I ऑफ टी को अगर मैं चेंज करूं यहां से, है ना, यहां से अगर मैं देखूं और कि ये ओवरऑल इन V ऑफ टी और ये ओवरऑल करंट, इनके बीच में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। एक हमारी हो सकता है ये स्विच ओपन में हो, स्विच क्लोज में, कोई भी रहे, है ना, ओपन क्लोज, अब डिपेंडिंग ऑन दी की वैल्यू कितनी है ना, ओपन क्लोज, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ में क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी हो रही है, इसका मतलब ये क्या है आपका टाइम वेरिंग सिस्टम है, ये टाइम वेरिंग है, और ये क्या है आपका टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम इनवेरिएंट, और ये आपका क्या है टाइम वेरिएंट। समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से चेंज हो रही है, सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है। तो आपने यहां देखा कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, द एलिमेंट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द टाइम इज नोन एज टाइम वेरिंग। तो ये आपका क्या था, टाइम वेरिंग था, क्योंकि टाइम के साथ में, अरे ये नहीं, ये टाइम के साथ में आपका वेरी हो रहा है तो टाइम वेरिंग, और ये टाइम इनवेरिएंट, TIV शॉर्ट फॉर्म में, है ना। बाकी बहुत डिटेल वर्जन इसका सिग्नलिंग सिस्टम में आप पढ़ोगे, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट के ऊपर टाइम, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, वैसे यहां पे जरूरत नहीं है, बट आपको जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे ना, कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तब एक पढ़ते हुए LTI सिस्टम, क्या पढ़ते हो, LTI सिस्टम, LTI सिस्टम, है ना। कंट्रोल सिस्टम में कहां पे, कंट्रोल सिस्टम वाले सर बार बार बोलेंगे, आपको नींद में भी याद आएगा, है ना। कंट्रोल सिस्टम में LTI का मतलब क्या है, LTI का जब फुल फॉर्म देखें तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जो भी कंट्रोल सिस्टम में जो भी आप लोग सिस्टम जो भी कंसिडर करोगे उसको लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही कंसिडर करते हैं। एक ऐसा आप एलिमेंट लोगे या ऐसा आप डिवाइस लोगे जिसका लीनियर होना चाहिए और टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, उसी को आप यहाँ पे डिजाइन करते हो। तो ये टर्मिनोलॉजी आप कंट्रोल सिस्टम में बहुत डिटेल में सुनोगे, LTI सिस्टम। तो कई सारी किताबों का जो नाम होता है ना कंट्रोल सिस्टम की जो किताब है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि आगे चल के ये वाले सारे नाम लीनियर टाइम इनवेरिएंट अलग अलग सब्जेक्ट में आप सुनोगे। नेटवर्क थ्योरी में चाहूं तो मैं इस LTI सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अननेसेसरी मैं दूसरे सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो एट दिस नोट आपके जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है वो फिनिश होते हैं। पांचों एलिमेंट हमने बहुत अच्छे से देखे, एक्टिव एंड पैसिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, पांचों बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिए हैं। अब अगले लेक्चर से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस, आइडियल, प्रैक्टिकल, एमीटर, वोल्टमीटर, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और नई यूनिट होगी दैट इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस। ओके, थैंक यू।